विद्यार्थियों, आज हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको हम पहले चर्चा कर चुके हैं कई बार कि लोक प्रशासन के अंदर मुख्यतः तीन तरह की विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। जैसे पहली विचारधारा है प्राचीन कालीन विचारधारा, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। उसको यांत्रिक अवधारणा भी कहा जाता है और प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद में आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसको अपन मानवीय दृष्टिकोण भी कहते हैं, मानवतावादी विचारधारा भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में आती है बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवादी विचारधारा। तो हम सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे क्लासिकल अप्रोच का, जिसको संरचनात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और इस विचारधारा के अध्ययन में कुछ विचारक प्रमुख हैं, जैसे कि F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, और उर्विक, और मैरी पार्कर फोलेट, और विलोबी। तो इन सब ने मिलकर के क्लासिकल अप्रोच को इन सब के सिद्धांतों को मिला करके क्लासिकल अप्रोच नाम दिया जाता है। F.W. टेलर का अध्ययन हमको बहुत विस्तृत तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के इतिहास के बहुत बड़े विचारक हैं, इनको वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। इसलिए बिना वैज्ञानिक प्रबंध के अध्ययन किए, बिना टेलरवाद का अध्ययन किए, बिना टेलर के विचारों को जाने, हम क्लासिकल अप्रोच को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो इसलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि F.W. टेलर कौन थे। F.W. टेलर अमेरिका के अंदर, इनका 1956 में जन्म हुआ था, और इन्होंने बाद में ये एक इंजीनियर भी थे, और छोटे छोटे पदों से होते हुए ये जो है संगठन के अंदर, कंपनी के अंदर बड़े पदों तक पहुँचे। और इन्होंने अपने अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से औद्योगिक जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया। अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सब में उस वक्त जो है औद्योगिक क्रांति उस वक्त आई थी। 1920 और 30 को आप लोग जानते हो औद्योगिक क्रांति के नाम से। उसके मुख्य सूत्रपात F.W. टेलर ही थे। F.W. टेलर शुरुआत में मिडवेल स्टील कंपनी में काम करते थे। बाद में वो बेथलहम स्टील कंपनी में काम करने लगे। उनके सहयोगी गेंट थे। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनके कुछ लेख प्रकाशित हुए, जिसमें मुख्य जो आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा आ सकते हैं, मैंने बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक 1911 की है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। इसके अलावा पीस रेट सिस्टम, ये इनका लेख था, 1895 में प्रकाशित हुआ। शॉप मैनेजमेंट 1903 में प्रकाशित हुआ। और ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये 1906 में प्रकाशित हुआ। इन टेलर ने उद्योग जगत में जो परंपरागत जो व्यवस्था चल रही थी, परंपरागत तौर तरीके जो चल रहे थे, श्रमिक और प्रबंधक किस प्रकार से ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाते हुए काम करते थे, और उत्पादन में वृद्धि नहीं होती थी, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती थी, और लागत उसका लाभ नहीं मिल पाता था, जिससे ना तो प्रबंधक संतुष्ट थे, ना ग्राहक संतुष्ट थे, और ना ही उपभोक्ता संतुष्ट थे। तो इन्हीं सब बातों को स्टडी करके इन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया। और जैसे इन्होंने मिडवेल जब कंपनी में जब इन्होंने काम किया, तो उन्होंने उस वक्त की व्यवस्था को नाम दिया सोल्जरिंग। मतलब उस वक्त उस कंपनी में जो श्रमिक काम करते थे, उनके काम करने का जो तरीका था, उसको सोल्जरिंग नाम दिया, जिसका अर्थ है घिसी पिटी परंपरावादी प्रवृत्ति। अवैज्ञानिक, मतलब अवैज्ञानिक, वो जो काम करते थे उसमें वैज्ञानिकता थी नहीं, और श्रमिकों का कार्य करने में कोई रुचि नहीं थी। वो अपने ढंग से कार्य करते थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई साइंटिफिक गाइडलाइन उनके पास में नहीं थी। जैसा चाहे वैसा काम करें, जैसा चाहे वैसा काम ना करें। इन सब को देख करके इन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने फेयर्स डे वर्क को फेयर्स डे पे में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया। इसका आगे जाके हम अध्ययन करेंगे। बेतलहन स्टील कंपनी में जब उन्होंने काम किया, तो उस कंपनी में क्या था, लोहे वाला काम होता था। लोहे को काटना, लोहे को भर के लोहे को स्थानांतरित करना, और लोहे की कटिंग करना, इस तरह का। तो उन्होंने पहला जो प्रयोग देखा, वो ये देखा कि कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग। उन्होंने देखा कि श्रमिक कच्चे लोहे को किस प्रकार से हटाते हैं। तो उन्होंने देखा कि श्रमिक बिल्कुल भी बीच में कार्य करते वक्त बीच में विश्राम नहीं करते हैं। तो विश्राम नहीं करने से उनकी एफिशिएंसी कम हो रही थी, कार्यकुशलता कम हो रही थी, इफेक्टिविटी कम हो रही थी, और वो काम में रुचि नहीं लेते थे, जिससे
उनका बहुत ही उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा था। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप विश्राम को इसमें जोड़ लीजिए, मतलब श्रमिकों को कार्य के घंटे जब जब वो कार्य करें तो कार्य के घंटों के बीच में थोड़ा इनको विश्राम देना चाहिए। जैसे ही श्रमिकों को विश्राम दिया गया तो उत्पादन अचानक बढ़ गया, क्योंकि जो श्रमिकों का जो श्रम, जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी, उन्होंने उस एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज कर दिया। इसको कच्चे लोहे के हटाने का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रयोग उन्होंने इसी कंपनी में किया, फावड़े का प्रयोग। इसमें क्या होता था, फावड़े से कच्चे लोहे को हटाया जाता था। तो इन्होंने देखा कि भारी लोहे को या हल्के लोहे को, दोनों को हटाने के लिए एक ही प्रकार का फावड़े का इस्तेमाल होता था। चाहे श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ है या वो नहीं है, लेकिन फावड़ा एक ही प्रकार का था। भारी सामान हो या हल्का सामान हो, जो है फावड़ा की साइज एक ही थी। तो इन्होंने सुझाव दिया कि हल्के पदार्थ को हटाने के लिए लंबा फावड़ा का यूज़ कीजिए और भारी पदार्थ को हटाने के लिए छोटे फावड़े का प्रयोग कीजिए। टेलर के इस सुझाव के बाद में कंपनी का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ गया। इसके बाद तीसरा उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो था मेटल कटिंग एक्सपीरियंस, कि धातु कटाई का उन्होंने क्या देखा, जब लोहे को वहाँ पर धातु से काटा जाता था तो वहाँ, तो इन्होंने इस पर किताब भी लिखी थी, वो लेख भी लिखा था, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। इन्होंने लोहे को काटने के दौरान जिस उपकरण से लोहा काटा जा रहा है उसकी गति को अध्ययन किया, कार्य योजना का अध्ययन किया, कटाई की गहराई का अध्ययन किया, कोण का अध्ययन किया, ड्रिल प्रक्रिया का अध्ययन किया और उपकरण किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इसको इन्होंने अध्ययन किया और एक वैज्ञानिक योजना बनाई। और उसको उसके बहुत विस्तार की आवश्यकता हमको यहाँ नहीं है, हम सिर्फ यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं। उसके बाद में अमेरिका में औद्योगिक विकास को बहुत अच्छी गति मिली। टेलर के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लुइस ब्रेंडिस एक अमेरिकन वकील थे, इन्होंने इसके इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक प्रबंध का नाम दिया था। इसका सार ये है कि प्रत्येक कार्य नियोजित हो, इसकी विशेषता भी है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं में, कि प्रत्येक कार्य नियोजित हो, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हो, संगठन में मानवीय विकास हो और श्रम विभाजन मतलब विशेषीकरण हो, प्रेरणात्मक मजदूरी हो, सहकारिता हो। समझ में आई बात आपके? मतलब प्रत्येक कार्य को डिवाइड कर देना चाहिए, उसको प्रॉपरली नियोजित करना चाहिए और कार्य को करने के दौरान वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, संगठन में मानवता का विकास करना चाहिए, श्रम विभाजन यानी कि विशेष का जो व्यक्ति जिस कार्य का विशेष रूप से एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाए, जो श्रमिक जिस कार्य में एक्सपर्ट नहीं है उसको वो काम ना दिया जाए। प्रेरणात्मक मजदूरी का यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे दैनिक मजदूर जो काम करता है उसको फिक्स रेट से पेमेंट किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा कार्य करे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाए, इससे उत्पादन बढ़ सकता है। सहकारिता का सिद्धांत दिया। सहकारिता का सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि श्रमिक और जो प्रबंधक थे वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के हितों को देखते हुए वो आपस में कार्य करें और पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में जो अधिकार और उत्तरदायित्व इनका भी विभाजन स्पष्ट होना चाहिए। इस पर इन्होंने सिद्धांत दिया। अब हम एक बार कंपैरेटिव स्टडी करके देखें परंपरागत उससे पहले प्रक्रिया कैसे होती थी और उसके बाद में प्रक्रिया कैसे होती थी। मतलब पहले ये लोग मजदूर कैसे काम करते थे और बाद में मजदूर कैसे काम करते थे, तो उसको लेकर के हम थोड़ा सा ये ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अंगूठे, पुरानी जो व्यवस्था थी वो अंगूठे के नियम पर आधारित थी, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध कहता है कि वैज्ञानिक आधार पर निर्भर करता है। परंपरागत विचारधारा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं होता था, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध में नियोजन पर आधारित कार्य होता था। परंपरागत प्रबंध में स्वामी सेवक की अवधारणा यानी कि श्रमिक क्या है, स्वामी सेवक है और प्रबंधक क्या है, स्वामी है। लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ये कहता है कि आपस में सौहार्द, सहकारिता, परस्पर हितों को महत्व देते हुए कार्य कीजिए, मानवता का ध्यान रखिए। यह अंतर है मुख्य रूप से। अगला अंतर है पुराना जो ढर्रा था उसमें जड़ता पसंद थी, भयमुक्त वातावरण था, मतलब सब रोबोटिक टाइप से कार्य करते थे और प्रेशर क्रिएट करके मजदूरों से कार्य करवाया जाता था। जबकि यहाँ पर इन्होंने एक मानसिक क्रांति का सिद्धांत दिया। मानसिक क्रांति का चर्चा भी मैं जस्ट इसके बाद में करूँगा आपसे।
तो इन्होंने कहा कि ये मानसिक क्रांति होनी चाहिए। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को बहुत कम प्रेरणाएं प्रदान की जाती थी, मतलब इंसेंटिव्स तो वहाँ कहीं थे ही नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को पर्याप्त प्रेरणाएं प्रदान की जाती थी। टॉपिक जब समाप्त होगा तो आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे। इसमें समस्याओं का समाधान घिसी पिटी मान्यता तथा नियमों के अंतर्गत, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो उनके पास कोई नवाचार नहीं था, उनके पास कोई पहल क्षमता नहीं थी जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरह से किया जाए। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण ये कहता है कि ये इसमें पूर्णतः तार्किक, नियम सम्मत, प्रयोग आधारित नई विधियों के द्वारा समस्याएं सुलझाई जाती हैं, प्रयास किया जाता है। पुराने सिस्टम में मालिकों के व्यक्तिगत हितों की पूर्ति का प्रबंध था, मतलब वहाँ पर मालिक जो था कंपनी का या फैक्ट्री का या किसी भी उद्योग का, वो सारे उसका पूरा उद्देश्य खुद के लाभ तक संकेंद्रित था। श्रमिकों का उसको ज़्यादा कोई चिंता नहीं थी, पूरा मामला एक तरफा था। जबकि यहाँ पर सामूहिक हित की बात करता है, सहकारिता वैज्ञानिक प्रबंध सहकारिता की बात करता है, सहयोग की बात करता है, आपसी सौहार्द की बात करता है और एक दूसरे हितों की रक्षा करने की बात करता है। परंपरागत उसमें प्रबंधकों का दृष्टिकोण सीमा तक अधिनायकवादी था। जब उनका एक तरफा दृष्टिकोण है, उनका पूरा ही मालिक की तरफ ओरिएंटेशन है संगठन का, तो डेफिनेटली उनका अधिनायकवादी होना, तानाशाह होना स्वाभाविक है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण समग्र सहयोगी लोकतांत्रिक होता है, क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों के हितों की भी उतनी चिंता की गई है, यहाँ पर उपभोक्ता के हितों की भी उतनी चिंता की गई है और यहाँ पर प्रबंधकों के हितों की भी उतनी ही चिंता की गई है। अब वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जो प्रमुख मान्यताएं थी उनको समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कार्य के सही विज्ञान का विकास। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में उन्होंने मुख्य बात बताई, कार्य के सही विज्ञान का विकास कीजिए। वो कैसे करें कि समय का अध्ययन कीजिए, गति का अध्ययन कीजिए, दायित्वों का अध्ययन कीजिए, कार्यों का अध्ययन कीजिए, प्रक्रिया का अध्ययन कीजिए और कार्मिकों का जो आप श्रमिकों का जो सिलेक्शन कर रहे हो, चयन कर रहे हो, उसका भी साइंटिफिक अध्ययन कीजिए। पदस्थापन किस कार्य के लिए किस व्यक्ति को लगा जाए, इसका भी आप वैज्ञानिक विश्लेषण करके निर्णय लीजिए। प्रबंधकीय कार्यों में भी वैज्ञानिक कार्यों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि न कि श्रमिक बल्कि प्रबंधकीय जो कार्य हैं, जो मैनेजमेंट का जो वर्क है, वहाँ पर भी साइंटिफिकली अप्रोच से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। दूसरा इसमें था श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और उनका उत्तरोत्तर विकास। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी उद्योग के अंदर जो श्रमिकों का चयन करें, हम वहाँ पे कार्मिकों का चयन करें, तो उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर हम उनका चयन करें और उनको वही कार्य दें जिसमें उनकी क्षमता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है। उसके बाद में उनको वो अवसर और प्रोत्साहन भी दिए जाएं ताकि उनका मनोबल हमेशा बना रहे, उनकी कार्य में रुचि हमेशा बना रहे, वो तनावग्रस्त ना हो जाएं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, तो उससे उत्पादन में और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। तीसरा उन्होंने सिद्धांत दिया, कार्य के विज्ञान व वैज्ञानिक रूप से चयनित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को साथ लाना। चयन तो आपने कर लिया, आपने साइंटिफिकली जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको आपने चयन कर लिया, लेकिन कार्यों के विज्ञान का भी विकास कीजिए और वैज्ञानिक रूप से चयनित और प्रशिक्षित व्यक्ति उनको एक साथ लाइए। जो जिस काम में एक्सपर्ट है, आपने वर्क को चेक कर लिया, वर्क किया, आपने वैज्ञानिक वृद्धि खोज ली, तो उन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय उनका होना चाहिए ताकि राइट जगह पे, राइट प्लेस पे राइट वर्कर का अपॉइंटमेंट हो सके। उन्होंने इसी में ये कहा, अब उन्होंने मानसिक क्रांति की बात भी कही। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, कार्य के विज्ञान वैज्ञानिक रूप से चयनित प्रशिक्षित व्यक्तियों को साथ लाना, मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध हो, उनमें समन्वय हो, ये एक तरह की मानसिक क्रांति थी। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध से संपन्नता, इस वैज्ञानिक प्रबंध लाने से ही संपन्नता आएगी, उद्योग में उत्पादन बढ़ेगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी, तो फिर लाभ होगा, जिससे उत्पादक को भी लाभ होगा, उससे प्रबंधक को भी लाभ होगा और श्रमिक को भी मजदूरी जो उसकी आवश्यकता के अनुरूप हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो मानसिक क्रांति का जो दृष्टिकोण यही था
कि प्रबंधक श्रमिकों के हितों की चिंता करें, श्रमिक प्रबंधकों के हितों की चिंता करें, और श्रमिक और प्रबंधक दोनों मिलकर उपभोक्ता के हितों की चिंता करें। उससे क्या फ़ायदा होगा? प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा, और उपभोक्ता को सस्ती दरों पर क्वालिटी की वस्तु उनको प्राप्त हो सकेगी। तीनों ही लोग जब संतुष्ट होंगे, इसी को टेलर ने मानसिक क्रांति कहा। चौथा सिद्धांत, प्रबंध व श्रमिकों के कार्य का उत्तरदायित्व में विभाजन। मतलब उन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट का और श्रमिकों का आपस में जो वर्क है बिल्कुल डिवाइड होना चाहिए, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिवाइड होनी चाहिए। पहला, जैसे विज्ञान न कि रूल ऑफ थंब। परंपरा का जो सिद्धांत था वो अंगूठे के नियम पर आधारित था, मतलब सिर्फ महज औपचारिकताओं पर आधारित था। अंगूठे के नियम का यहाँ पर जो टेलर कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये अंगूठे का जो नियम है, परंपरा का जो ट्रेंड है, इसको हटा करके आप वैज्ञानिकता के साथ कार्य कीजिए। समरसता लाइए। आपस, जैसे मानसिक क्रांति का भी जिक्र किया हमने, जब मानसिक क्रांति होगी आपस में एक दूसरे का सहयोग होगा, समन्वय होगा, सौहार्द होगा, समरसता होगी और सहकारिता होगी, तब समरसता उत्पन्न होगी, उससे संघर्ष की समाप्ति होगी। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। टेलर ने कहा कि आपस में एक दूसरे का सहयोग कीजिए, कलेक्टिवली कार्य कीजिए, व्यक्तिगत हितों की चिंता मत कीजिए, व्यक्तिगत हितों को आप केंद्र में मत लाइए। अधिकतम उत्पादन न कि सीमित उत्पादन। उन्होंने कहा कि भाई मैक्सिमम उत्पादन कीजिए। जब आप अधिकतम उत्पादन करेंगे तो अधिकतम लाभ होगा, और अधिकतम उत्पादन कब होगा? जब कार्यकुशलता आएगी। जब कार्यकुशलता आएगी तो अधिकतम उत्पादन होगा, अधिकतम उत्पादन होगा तो फिर आपको लाभ मिलेगा, मितव्ययता आएगी। और प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम कार्यकुशलता और समृद्ध विकास। मतलब इनका, टेलर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी जो भी उसके अंदर क्षमता है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट का दायित्व है कि वो उसको विस्तार पूर्वक समझाए। अब हम एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताएंगे आपको, कार्यात्मक फोरमैनशिप। इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंदर क्या था, ये आप जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट को आप देखिए, नीचे नीचे श्रमिक है, ऊपर ऊपर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के नीचे 2 सुपरवाइज़र हैं, और ये 2 सुपरवाइज़रों में से एक सुपरवाइज़र का काम प्लानिंग का है, दूसरे का काम इम्प्लीमेंटेशन का है। यानी कि एक का काम नियोजन है, दूसरे का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे जो राइट साइड को जो देख रहे हैं, गुट नेता, मरम्मत नेता, गति नेता और ये निरीक्षक। तो इसमें मैं आपको समझा दूं कि पर्यवेक्षक, इसमें 2 प्रकार के पर्यवेक्षक हैं। जैसे एक गैंग बॉस, रिपेयर बॉस यानी मरम्मत नेता, गति नेता स्पीड बॉस तथा इंस्पेक्टर। इनका कार्य है सिर्फ ये क्रियान्वयन करें, ये पॉलिसी मेकिंग में या नियोजन में भागीदारी नहीं करें। उधर जो दूसरे वाले पर्यवेक्षक हैं उसमें देखो, ये आप देखिए, ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूटीन क्लर्क यानी कि कार्य की व्यवस्था और मार्गलिपिक। अगला निर्देशन कार्ड लिपिक यानी कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। समय और लागत लिपिक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कारखाना अनुशासक शॉप डिसिप्लिनरी। इनका कार्य था योजना का निर्माण करना। इन्होंने बताया कि भाई एक श्रमिक को उसके 8 जो सुपरवाइजर हैं वो उसको निर्देश दे सकते हैं, उनको उनके निर्देशों की पालना करनी चाहिए। और वो जितने भी सुपरवाइजर हैं उनका अलग अलग कार्य है, उनका अलग अलग क्षेत्राधिकार है, उनका अलग अलग विशेषीकृत वो एक्सपर्ट हैं, अपने अपने विषय के वो एक्सपर्ट हैं। तो आप उनके अकॉर्डिंग उनके निर्देशों की पालना करें। यानी कि एक व्यक्ति को 8 लोग इसमें दे रहे हैं। जैसे गुट नेता है, गुट नेता का जो कार्य था, निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप श्रमिकों से काम लेना, उनके सूचना देना और सामग्रिक सहायता प्रदान करना। मरम्मत नेता का काम था कि उपकरणों का रख रखाव, टूट फूट की मरम्मत करना। गति नेता का जो कार्य था वो ये था कि कार्य की गति पर नजर रखना, कार्य को समय समय पर करवाना। निरीक्षक से टेलर ने अपेक्षा की कि उत्पादित होने वाले माल या वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करें तथा बिक्री योग्य होने का प्रमाण करें। कार्य की व्यवस्था तथा माल पर दैनिक कार्य की योजना बनाने, कार्य को व्यवस्थित करने, संबंधित सूचना एकत्र करने का काम था। और निर्देशन कार्ड लिपिक का कारखाने का निर्देश पत्र तैयार करे। समय एवं लागत लिपिक जो समय लग रहा है, जो समय और लागत जो लग रहा है उसकी सूचना इकट्ठे करो, उसको लिपिबद्ध करो, उसको लिखिए। कारखाना अनुशासक ताकि वो संयंत्र में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखे। अब ये मानसिक क्रांति मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ
कि मानसिक क्रांति को अपन यूँ देख सकते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे पर संदेह नहीं करें, एक दूसरे पर अविश्वास नहीं करें, आपस में एक दूसरे से कोई टकराव उनमें नहीं होना चाहिए, उनमें आपस में कोई टकराव ना हो, कार्य का निर्धारण होना चाहिए, श्रमिकों का चयन प्रॉपर ईमानदारी के साथ होना चाहिए और कार्यकुशलता मितव्यता के लिए वैज्ञानिक परिवेश की स्थापना वहाँ पर होनी चाहिए और सभी आपस में सहकारिता मॉडल के आधार पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, कार्य का विभाजन करें और उत्तरदायित्व का विभाजन करें। तो इसको उन्होंने मानसिक क्रांति कहा। एक सिद्धांत, अब आप कई बार एग्जाम में आता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि अपवाद का सिद्धांत क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन प्रिंसिपल क्या था। तो टेलर ने ये कहा कि भाई उस उद्योग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उसका निराकरण निचले स्तर पर हो जाना चाहिए, अपवाद वाले मामले ही प्रबंधक के पास जाने चाहिए। अब टेलर ने जो अपने ये कार्यकुशलता और ये जो बढ़ाने के लिए जो काम किए उसमें एक बड़े 2-3 अध्ययन बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे गति का अध्ययन किया, मतलब उन्होंने क्या किया, मोशन स्टडी करी कि किस कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, किस कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए। तो इसके लिए उनके जो सहयोगी दंपत्ति थे, फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट, इनको गिलबर्ट दंपत्ति कहा जाता है, इन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया था, थर्बलिंग। ये एग्जाम में हमेशा आता है। थर्बलिंग किसे कहते हैं? 20 शब्दों में आ सकता है, 50 शब्दों में भी आ सकता है। तो शारीरिक गतियों को गिलबर्ट दंपत्ति ने क्या किया, शारीरिक गतियों को 18 वर्गों में बांटा, इसको थर्बलिंग नाम दिया। स्टॉप वॉच का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। इनका उद्देश्य था अनावश्यक अकुशल गतियों को समाप्त करना, यानी कि जो अनावश्यक जो कार्य करते हैं उनको हटाओ, मतलब कुल मिलाकर के एनर्जी अपन कैसे बचा सकें। एक था थकान अध्ययन, कार्य की प्रकृति, अवैज्ञानिक कार्य वितरण, विश्राम की कमी और भारी कार्य, दुर्बलता, गर्मी, कार्य की प्रगति, इन कार्य की दशाएं, इन सब का अध्ययन करके ये पता लगाना किस कार्य में कितनी थकान होती है और उसी के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक तरीका खोजना। समय अध्ययन में किम्बाल और किम्बाल के अनुसार कार्य में लगे समय का अवलोकन करना। तो कुल मिलाकर के टेलर कहते हैं कि भाई कार्य का नियोजन, कैसे कार्य करना है, कब कार्य करना है, कहाँ कार्य करना है, यही नियोजन प्रणाली है। टेलर का अगला प्रेरणात्मक मजदूरी, डिफ्रेंशिएट वेजेस सिस्टम। उन्होंने ये कहा, पीस रेट सिस्टम लागू किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दिन में अधिक कार्य करेगा उसको अधिक पेमेंट मिलना चाहिए। और पीस रेट सिस्टम यानी कि पीस के हिसाब, दर के हिसाब, जैसे किसी ने 100 आइटम बनाए और किसी ने 80 बनाए तो 100 वाले को ज़्यादा पेमेंट किया जाएगा। टेलर की उपयोगिता इतनी है कि 1990 से 1930 के मध्य अमेरिका, यूरोप में पूरी क्रांति फैल गई थी। इसको टेलरवाद कहा जाता है। रूस में इसी अवधारणा को स्तेखानोवाइट कहा जाता है। और मतलब रूस में अगर अपन बात करेंगे तो उसको कहा जाएगा अधिक श्रम करने पर पुरस्कार दिया जाए। अमेरिका में टेलरवाद को फोर्डवाद कहा जाता है। मैं दोबारा कह दूं, टेलरवाद के 2 टर्म यहाँ पे आएंगे, अमेरिका में फोर्डवाद और रशिया में इसको स्तेखानोवाइल। लेनिन ने भी जो है टेलर का सपोर्ट किया था, इस विचारधारा का समर्थन किया था। आलोचनाओं को अगर अपन देखें तो इसको बहुत से विचारकों ने कहा कि ये रोबोटिक मामला है, या आपने बिल्कुल एक कर्मचारी को आपने रोबोट बना दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। औद्योगिक रोबोट का इसको नाम दिया गया। टेलरवाद को औद्योगिक रोबोट कहा गया। प्रोफेसर रॉबर्ट हाक्सी ने इसको कहा कि ये तो यंत्रिक पक्ष पर केंद्रित है, ये तो जो श्रमिक हैं उनका शोषण है, मानवीय पक्ष को यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया है, श्रमिकों को हस्त कौशल से विमुक्त कर दिया गया है, छोटे उद्यमों में ये लागू नहीं हो सकता। एल्टन मेयर और पीटर डकर ने इसको रेबल हाइपोथेसिस का, यानी कि भीड़ परिकल्पना कहा, झूठे नारे कहा। डेनियल नेल्सन ने इसको बुद्धिमान गोरिल्ला कहा। तो इस बहुत से अर्नेस्ट डेल ने इसको कहा कि औद्योगिक इंजीनियरिंग के पिता। उन्होंने कहा कि टेलर का जो टेलरवाद है ये टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के पिता न मान करके टेलर को औद्योगिक इंजीनियरिंग का पिता माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसकी आलोचना समाप्त हुई। काफ़ी विस्तार से हमने इस विषय को देखा है। इतनी आवश्यकता नहीं थी परंतु फिर भी जो आने वाले टॉपिक है उनको समझने के लिए टेलर हमको एक मजबूत विचारधारा का आधार स्तंभ, विचारधारा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो टेलर को पढ़े बिना हम अगला
हम जो है जो हमारे अगली जो टॉपिक है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, या उसे कहें यांत्रिक उपागम, या उसे कहें क्लासिकल अप्रोच, या उसे कहें प्राचीन कालीन उपागम, और या उसे कहें परंपरागत उपागम, उसकी शुरुआत टेलर से ही मानी जा सकती है। तो इसी प्रकार से हमारा विषय समाप्त हुआ, और अगले उसमें हम जो है फेयोल की विचारधारा को पढ़ेंगे, और उसके बाद में क्लासिकल अप्रोच जितने विचारक उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।